Good morning, everyone. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So we are done with the determinants part. We'll start with the matrices. So matrices. जैसे कई बार आपने देखा होगा कि हम इंफॉर्मेशन क्रेमर्स रूल इसी में मैट्रिसेस के एंड में ही करेंगे सर्वेश। हम जब इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं तो काफी बार आपने देखा होगा तो वो इंफॉर्मेशन एक टेबल में बनाते हैं। जैसे लेट्स सपोज कि जैसे स्टूडेंट्स का नेम I'm going to write here and subjects here. ऐसे लिखते हैं ना कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश ऐसा। एंड यहाँ पे स्टूडेंट्स का नेम स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी एंड सो ऑन। तो जो यहाँ पे लिखा जैसे 2 दैट सिंपली मीन्स कि स्टूडेंट ए के फिजिक्स में 2 मार्क्स है, राइट। स्टूडेंट बी के केमिस्ट्री में 5 मार्क्स है। तो ये जो टेबल हम बनाते हैं तो ये क्या, ये एक मैट्रिक्स ही होता, ये एक मैट्रिक्स ही होता है। दिस इज नथिंग बट अ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में क्या है कि जब हमें टू डायमेंशनल डेटा स्टोर करना होता है वी यूज मैट्रिक्स। टू डायमेंशनल डेटा मतलब एक ऐसा डेटा जिसके 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हो। मतलब कि जैसे यहाँ पे कि जैसे एक नंबर है लेट्स सपोज 7। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि स्टूडेंट सी के मार्क्स मैथ्स में 7 है। तो इस 7 नंबर से रिलेटेड 2 चीजें हैं हमारे पास। क्या? एक तो ये स्टूडेंट सी के मार्क्स है एंड किस में है? मैथ्स में है। तो सब्जेक्ट एंड स्टूडेंट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 2 चीजें एसोसिएटेड हैं इस पर्टिकुलर एंट्री से, इस पर्टिकुलर डेटा के लिए। तो जब एक डेटा में किसी एंट्री से 2 चीजें रिलेट होती हैं तो ये 2 डायमेंशनल डेटा बोलते हैं उसको, ठीक है। अगर ऐसा होता कि लेट्स सपोज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास इन फिजिक्स, तो उसमें तो हम क्या सीधा सीधा ऐसा लिखते चले जाते। तो ये 1 डायमेंशनल डेटा है, 1D डेटा, क्योंकि सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक है इसका, सिर्फ एक ही चीज है। क्या? मार्क्स, है ना, मार्क्स इन फिजिक्स। बट यहाँ पे ये क्या, 2D डेटा है, 2 डायमेंशनल डेटा। इसमें एक डेटा एंट्री के लिए से 2 चीजें रिलेटेड है, एक तो स्टूडेंट कि कौन सा स्टूडेंट और एक कौन सा सब्जेक्ट। यहाँ पे 1D डेटा में बस एक ही है कि कौन सा स्टूडेंट, सब्जेक्ट तो फिक्स है, ठीक है। अब इन्हीं को अगर मैं ऐसे कॉलम में अरेंज कर दूं 1D डेटा को, ये सब क्या है, ये सब 1D डेटा है। ऐसे देखो या फिर ऐसा देखो, ये 1 डायमेंशनल डेटा है, रो वाइज या कॉलम वाइज देखो। 1 डायमेंशनल डेटाज अब बहुत सारों को अगर अरेंज कर दिया जाए कॉलम में या रो में तो उसको 2 डायमेंशनल डेटा बोलते हैं। जो ये टेबल बनता है उसको मैट्रिक्स बोला जाता है, राइट। तो मैट्रिक्स एक आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। मैट्रिक्स इज नथिंग बट अ टेबल which gives information regarding to 2 characteristics। 2 चीजें, एक ये और एक ये, ठीक है। बेसिक मैट्रिक्स क्या होता? okay. अब जैसे कि अब हो सकता है ना कि भाई देर आर जस्ट अ सेकेंड।
ओके, अब मैट्रिक्स में अब जैसे हमने देखा कि भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स का, जैसे हमने एक डेटा स्टोर किया, वो एक 2 डायमेंशनल डेटा था, एक किसी एंट्री के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स थे कि क्या कौन सा स्टूडेंट एंड विच सब्जेक्ट. So let's suppose there are 30 students and 4 subjects. 30 students and 4 subjects. तो उसमें क्या होगा कि student number, let's suppose this is student number 1, student 2 and so on up to student 30. And 4 subjects, let's suppose physics, chemistry, maths and English. तो यहाँ पे number of rows कितनी होंगी? These are the rows. So this have 30 rows and how many columns? 4 columns. 4 columns. तो इसका जो ऑर्डर आएगा, जैसे डिटर्मिनेंट में तो ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट मतलब 3 रोज 3 कॉलम्स, है ना, 3 रोज 3 कॉलम्स. डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है. तो यहाँ पे ये 30/4, दिस इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स. सो इफ वी हैव m rows and n columns in a matrix, so order of matrix will be, order of that matrix will be m by n, m by n, m by n. And if m is equal to n, matrix is called square matrix. m is equal to n, जितने रोज है उतने कॉलम्स है, जितने रोज है उतने ही कॉलम्स है, तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं. ठीक है. और डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स मतलब जो एंट्रीज ली हैं उसका डिटर्मिनेंट ले लिया मैट्रिक्स की जगह, इंफॉर्मेशन की जगह, बस यहाँ ऐसा लिख दिया. तो डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स is possible only if it is a square matrix, only if it is a square matrix. तो square matrix के लिए बस determinant defined. ठीक है. तो order of matrix m by n. If m is equal to n, then it is called square matrix. Determinant only for square matrix. ठीक है. डन. Yes, sir. अब जैसे हम नॉर्मल मैट्रिक्स को देखें, so it will be like कि this is a12, this is a11, this is a12, this is a13, a14 and so on up to a1n, then a21, a22, a23, a24 and so on up to a2n. And ऐसा करते करते it will be like am1, am2, am3 and so on up to amn. So this is a m by n matrix, m by n matrix. There are m rows in this and n columns, right? m by n matrix है. ठीक है. and जो सबसे पहला एलिमेंट है, अच्छा इसको एक तो ऐसा भी रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज, ऐसा ना लिख करके बस इतना लिख देंगे कि ब्रैकेट में ए आई जे
Aij m क्रॉस n, बस इतना लिख देंगे तो आप समझ जाना ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है m बाय n का, m बाय n ऑर्डर का। सिर्फ इतना लिख दिया तो आपको समझ आ जाना चाहिए इसकी क्या बोलना चाह रहे हैं कि दिस इज अ मैट्रिक्स, इसका एक जनरल एलिमेंट Aij लिख दिया एंड इट इज अ m बाय n मैट्रिक्स। एंड यहाँ पे this a11 is called the leading element of the matrix. This is called leading element of matrix, leading element। तो डायरेक्टली नहीं बताएंगे, बस इतना बोल दे लीडिंग एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2 एंड देन उसके हेल्प से पता तो होना चाहिए कि लीडिंग एलिमेंट होता क्या। तो दिस इज कॉल्ड द लीडिंग एलिमेंट। अच्छा एक क्वेश्चन देखो, if a matrix has 8 elements, if a matrix has 8 elements, what are the possible orders it can have? What are the possible orders it can have? कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है देखो, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें m इंटू एन ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आते हैं m, फॉर अ m by n matrix, number of elements will be m into n, number of elements will be m into n, right? mn। तो अब 8 को दो के फैक्टर्स में बस ब्रेक करना है, तो 1 इंटू 8, 2 इंटू 4 और 4 इंटू 2 और 8 इंटू 1, तो 1/8 मैट्रिक्स, 2/4, 4/2 और 8/1। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 4 पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, डन। ओके, देन टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जल्दी जल्दी से देखते हैं इनकी टाइप्स, कुछ डेफिनेशंस है। फर्स्ट, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स मतलब a matrix having only one row, a matrix having only one row। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है, बस ऐसे लिख दिया कि मैट्रिक्स A इज इक्वल टू A11, A12, A13 एंड सो ऑन अप टू A1n, तो दिस इज अ 1 क्रॉस n मैट्रिक्स। इसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं, मतलब सिर्फ एक रो में लिखा हुआ है और कुछ नहीं। ठीक है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, कॉलम तो यहाँ पे n है, रो एक ही, रो मैट्रिक्स। देन कम्स कॉलम मैट्रिक्स, नाम से आपको पता चले गया होगा, कॉलम मैट्रिक्स मतलब सिर्फ एक कॉलम और कुछ नहीं है। A matrix having only one column, a matrix having only one column, a matrix having only one
column. Matrix having only one column. अच्छा, इसको रो मैट्रिक्स को रो वेक्टर भी बोला जाता है, ठीक है, रो वेक्टर भी बोला जाता, रो मैट्रिक्स को रो वेक्टर भी बोला जाता, और कॉलम मैट्रिक्स को कॉलम वेक्टर भी बोला जाता, ठीक है, लिख लेना कॉलम वेक्टर। रो मैट्रिक्स का ऑर्डर विल बी ऑफ 1 क्रॉस n, ऐसा कुछ, एंड मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, तो ये ऐसा कुछ होगा कि जैसे मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू A11, A21, A31 एंड सो ऑन अप टू AN1, so n क्रॉस 1, ऐसा कुछ। ठीक है, डन। फर्स्ट 4 पेजेस किसका, ये वाला सुचल। ओके, देन थर्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, ये तो हमने ऑलरेडी देखा। स्क्वायर मैट्रिक्स when number of rows is equal to number of column, matrix having number of rows is equal to number of columns, तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। बेसिकली m is equal to n, एम्पायर मैट्रिक्स में m is equal to n, तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। एंड इसमें जैसे लेट्स सपोज वी हैव दिस स्क्वायर मैट्रिक्स m is equal to n है, so it will be like a11, a12, a13, a14 and so on up to a1n, then a21, a22, a23, a24 and so on up to a2n, and ऐसा करते करते finally it will be an1, an2, an3 and so on up to ann। तो यहाँ पे एक ये एलिमेंट्स आएंगे, अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूं तो ये एक डायगोनल पे लाई करेंगे, ये a22 भी डायगोनल पे लाई करेगा, इसके ऊपर ही लाई करेगा, ठीक है। ठीक, ये जो एलिमेंट्स हैं जैसे यहाँ पे आएगा a33, a44 एंड ऐसे करते करते ये बेसिकली ai, ये वाले एलिमेंट्स जो है, तो इसको बोलते हैं। तो यहाँ दो डायगोनल्स हैं, एक ये वाला एंड एक ये वाला डायगोनल, ठीक है, यहाँ दो डायगोनल्स होंगे ऐसे। तो दिस वन अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये जो ऑरेंज वाला डायगोनल है, देयर आर टू डायगोनल, दिस इज कॉल्ड द मेन डायगोनल, मेन डायगोनल, मेन डायगोनल। So there will be two diagonals for a square matrix. For a square matrix, there will be two diagonals, and इसमें भी for this there will be one main diagonal, and for this main diagonal दूसरे डायगोनल का कोई ऐसा स्पेशल नेम नहीं है, मेन डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल भी बोला जाता है, प्रिंसिपल डायगोनल भी बोला जाता है, प्रिंसिपल डायगोनल भी बोला जाता है इसको। फॉर दिस I will be equal to j, I will be equal to j, a11, a22, a33, a44, a55 and so on up to ann, ये सारे एलिमेंट्स को जोड़ते हुए ये डायगोनल रहेगी, एंड दिस फॉर दिस I will be equal to j, मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है।
and there is one term called trace of A. जैसे let's suppose this is a matrix A, then trace of A, trace of a square matrix, square matrix के लिए defined है ये, and it is TRA, मतलब trace of A. This is equal to what? Sum of all the elements, sum of all the main diagonal elements, that is A11 plus A22 plus A33 and so on up to ANN. ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल एग्जिस्ट करता है. अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो डायगोनल वो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि जैसे लेट्स सपोज वी हैव 3x2 मैट्रिक्स, 2x3 मैट्रिक्स है, जैसे A11 A12 A13 A21 A22 A23, यहाँ पे तो डायगोनल आएगा ही नहीं ना, क्योंकि अगर मैं इसको ज्वाइन करूं तो ये इस एलिमेंट के ऊपर से पास नहीं करेगा, ये तो ऐसा बीच में से निकल जाएगा, खाली है, तो ये कोई डायगोनल नहीं है ना, प्रॉपर डायगोनल नहीं. यहाँ पे क्या होगा, हर एक कॉलम में एक एलिमेंट डायगोनल के ऊपर लाई करेगा, हर एक रो में, हर एक कॉलम में. दिस इज अ डायगोनल. स्क्वायर मैट्रिक्स में देयर विल बी अ डायगोनल, बाकी किसी मैट्रिक्स में डायगोनल का कंसेप्ट नहीं आएगा, तो ट्रेस का कंसेप्ट भी नहीं होगा. तो ट्रेस का कंसेप्ट इज आल्सो फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स, सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स, मेन डायगोनल एलिमेंट्स टू बी प्रिसाइज. ठीक है, हाँ, फॉर अदर डायगोनल I plus j will be equal to n plus 1. For main diagonal I is equal to j, and for other diagonal I plus j is equal to n plus 1. वो कांस्टेंट है, I plus j n plus 1 कांस्टेंट. नहीं, अदर डायगोनल उसका कोई नाम नहीं है, ठीक है. देयर आर टू डायगोनल्स, वन इज प्रिंसिपल डायगोनल एंड अदर, वो कोई उसका नाम नहीं है सेकंड डायगोनल का, ठीक, स्पेशल नेम नहीं, सिंपली डायगोनल. अगर डायगोनल बोले तो वैसे दोनों केसेस बनेंगे कि मेन डायगोनल या नॉर्मल ये वाला डायगोनल, I plus j equal to n plus 1. ठीक है, ओके. Then there comes zero matrix, तो हमने पढ़ा. Then fourth, zero matrix. Zero matrix में कुछ नहीं है, बेसिकली Aij is equal to 0 for all I, j. मतलब सारे एलिमेंट जीरो हैं, सारे एलिमेंट जीरो हैं, सारे एलिमेंट जीरो हैं. तो जैसे A, तो 0 0 0 0 0 0 0 0 सब जीरो हैं, उसको जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं. एंड इट इज डिनोटेड बाय, basically in zero matrix all the elements are zero, all the elements are zero, and it is denoted by, zero matrix is denoted by O. O, ठीक है, denoted by O. O है, जीरो नहीं है, ठीक है. O denoted by O.
तो जीरो मैट्रिक्स, तो हर एक एलिमेंट जीरो है, बस और कुछ नहीं है। नेक्स्ट, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। देखो, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही है जिसमें दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल, in which all the elements below the main diagonal are zero. Below the main diagonal are zero. जैसे जैसे 3x3 मैट्रिक्स का एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से, तो मेन डायगोनल कौन सा होगा, ये है ना। तो मेन डायगोनल से नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब जीरो होंगे। बाकी एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, बाकी एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, इनफैक्ट जीरो, या फिर ये जीरो है, कुछ भी है। पर मेन डायगोनल से नीचे वाले जितने एलिमेंट्स है वो सब जीरो होंगे अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो डायगोनल पर या डायगोनल के ऊपर प्रेजेंट है, उससे नीचे तो सब जीरो है। गेटिंग? अपर ट्राइंगुलर, जैसे फॉर एग्जांपल एक 4x4 में अगर देखें, तो ये मेन डायगोनल, ये मेन डायगोनल से नीचे वाले जितने एलिमेंट्स हैं वो सब जीरो, एंड बाकी इधर जीरो भी हो सकते हैं, नॉन जीरो भी हो सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। डायगोनल से नीचे वाले जितने एलिमेंट सब जीरो, मेन डायगोनल से नीचे। फॉर दिस आई कैन आल्सो से फॉर दिस दैट aij is equal to zero for all I greater than j, for all I greater than j। ये जितने एलिमेंट्स है देखो, इनके लिए I j से बड़ा होगा ना। अगर मैं यहाँ पे देखूं, for these elements I is greater than j, for the elements on the main diagonal I is equal to j, and for the elements above the main diagonal I will be less than j। Getting? अगर पूरा जीरो हो गया तो जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो जीरो मैट्रिक्स एक अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का ही टाइप है। तो अपर ट्राइंगुलर, क्योंकि अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या बोलता है, मेन डायगोनल से नीचे वाले एलिमेंट सब जीरो होने चाहिए, और जीरो मैट्रिक्स में वो है, मेन डायगोनल से नीचे वाले सारे एलिमेंट जीरो है, तो वो एक अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ही है, टाइप ही है उसका। ठीक है, सो आई कैन से aij is equal to 0 for all I greater than j। ठीक, एंड इसी में एक होता है स्ट्रिक्टली अपर ट्राइंगुलर, स्ट्रिक्टली अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। इसमें क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स डायगोनल पे है और डायगोनल के नीचे है सब जीरो है, मतलब aij is equal to 0 for all I greater than equal to j। स्ट्रिक्टली अपर ट्राइंगुलर, जैसे एक 3x3 मैट्रिक्स में अगर मैं देखूं, तो डायगोनल के ऊपर एंड डायगोनल के नीचे जितने एलिमेंट्स है सब जीरो है। दिस इज स्ट्रिक्टली अपर ट्राइंगुलर, बाकी तो कुछ भी हो सकता है। स्ट्रिक्टली अपर ट्राइंगुलर।
ठीक है, डन। Done, sir. Then there comes the next lower triangular. लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा? मतलब सारा डेटा डायगोनल के नीचे प्रेजेंट होगा, लोअर ट्राइंगल बन रहा होगा, तो डायगोनल के ऊपर सारे एलिमेंट जीरो, so लोअर ट्राइंगुलर। मैट्रिक्स all the elements above the diagonal, all the elements above the main diagonal are zero, or I can say that aij is equal to 0 for all I less than j, for all I less than j, ठीक है। एंड ये कैसा दिखेगा? जैसे लेट्स सपोज 3x3 में हम देखें तो ये जो मेन डायगोनल है इसके नीचे वाले सब जीरो होंगे, बाकी कुछ भी हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6, and then there comes strictly lower triangular, strictly lower triangular। ये है तो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ही, बस इसमें क्या है कि डायगोनल एलिमेंट्स भी जीरो हैं। aij is equal to 0 for all I less than equal to j। अरे अरे उल्टा किया मैंने ये ना, वेट 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 वेट, लोअर ट्राइंगुलर इसमें डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट 0 0 0 एंड बाकी तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, स्ट्रिक्टली लोअर ट्राइंगुलर में aij is equal to 0 for all I less than equal to j, मतलब डायगोनल पे भी अब जीरो आएगा, डायगोनल पे भी जीरो आएगा, मतलब 0 0 0 0 0 0 एंड बाकी सब कोई भी 1 2 3। अच्छा, इसमें ये बताओ कि कोई भी ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में, वो चाहे अपर ट्राइंगुलर हो या लोअर ट्राइंगुलर हो, अपर ट्राइंगुलर हो या लोअर ट्राइंगुलर हो, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे ऑफ ऑर्डर n में, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n में, द मिनिमम number of zeros in a triangular matrix of order n will be नहीं नहीं निर्वेद ईशान नॉट करेक्ट। सोचो, 1 नहीं, 3n नहीं, 1 नहीं, अरे क्या कर रहे हो भाई? सोचो, जैसे अगर n क्रॉस n मैट्रिक्स है तो होगा क्या, जैसे मैं अपर ट्राइंगुलर की बात करूं तो उससे नीचे वाले सारे, मेन डायगोनल से नीचे वाले सारे एलिमेंट जीरो होंगे ना, मतलब एटलीस्ट नीचे वाले तो होने ही चाहिए, ऊपर वाले हो जाए वो अपने को मतलब हो या ना हो चलेगा, बट नीचे वाले सारे एलिमेंट, तो फर्स्ट रो में कोई एलिमेंट जीरो होना कंपलसरी है क्या? फर्स्ट रो में नहीं, फर्स्ट में तो नहीं, सेकंड में एक, क्योंकि सेकंड में दूसरे वाला जो है वो डायगोनल पे लाई करेगा, थर्ड में दो, क्योंकि थर्ड एलिमेंट थर्ड रो का
वो डायगोनल पे लाई करेगा। फोर्थ रो में 3, क्योंकि फोर्थ एलिमेंट डायगोनल पे लाई करेगा। तो 0 इधर, 1 इधर, 2 इधर, 3 इधर, एंड ऐसे करते करते nth रो में लास्ट वाला रो पे लाई, डायगोनल पे लाई करेगा, बाकी n-1। तो मिनिमम नंबर कितना आएगा? 0 + 1 + 2 + 3 अप टू n-1। गेटिंग? दैट इज n-1 into n/2। सही है। एंड इसी में ही अगर लेट्स सपोज हमसे पूछा कि भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स बताओ, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स in a triangular matrix, in a triangular matrix of order n will be maximum number of distinct कितने हो सकते हैं? भाई फर्स्ट रो में कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हो सकते हैं? सभी n, सभी डिस्टिंक्ट हो सकते हैं। सेकंड रो में कितने डिस्टिंक्ट हो सकते हैं? 0 को अभी भूल जाते हैं, इनको सबको भूल जाते हैं, है ना, इनको सबको भूल जाते हैं। तो n-1, इसमें n-2, और ऐसे लास्ट तक 1। तो ये कितना आएगा? 1 + 2 + 3 अप टू n। एंड अगर इनमें से कोई भी 0 नहीं हुआ तो एक 0 को भी जोड़ लो जो इधर आ रहा। गेटिंग? तो वो मैक्सिमम वाला केस होगा। तो n into n + 1/2 + 1 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स पॉसिबल है मैक्सिमम ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में। गेटिंग? हाँ जी, कोई डाउट इसमें? So I took total elements is equal to n square and diagonal elements equal to n. ठीक है, अपर एंड लोअर ट्राइंगल हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। n square is equal to n plus 2k. So k is equal to n into n minus 1/2. For the first one, precious था। हाँ ठीक है, कर सकते हो, गुड, कर सकते हो। मतलब यहाँ टो ठीक है, चलो आगे। ठीक है इतना। Okay, then so this was lower triangular matrix. Then comes the seventh, diagonal matrix. Diagonal matrix. तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है कि इन दिस इज बेसिकली अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। स्क्वायर मैट्रिक्स in which all the elements which do not lie which don't lie on main diagonal are zero are zero। बेसिकली कहने का मतलब aij is equal to 0 for all I not equal to j, for all I not equal to j। जैसे फॉर एग्जांपल एक 3x3 मैट्रिक्स, या फिर एक जनरल की मैं बात करूं तो ऐसा कुछ होगा
कि n बाय n अगर मैट्रिक्स है तो बस ये वाले जो एलिमेंट्स हैं जो डायगोनल पे लाई करने वाले हैं ये नॉन जीरो होंगे, d1 देन d2 देन d3 देन d4 एंड सो ऑन dn। बाकी सब जीरो, जीरो 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 जीरो, सब जीरो, सब जीरो, ठीक है। एंड इसको यूजुअली कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। एंड इसको एक और तरीका है लिखने का, हर बार ऐसा नहीं लिखिए, तो इसको नॉर्मली ऐसा भी अगर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा तो समझ जाना ये डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर रहा है, DIAG, डायग, डायग, एंड ब्रैकेट में d1 d2 d3 एंड सो ऑन अप टू dn, ठीक है। ऐसे भी डिनोट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऐसा लिख दिया कि डायग d इज इक्वल टू डायग 1,0,3, तो दैट मीन्स ये डायगोनल एलिमेंट्स इसके तीन है, तो इसका मतलब एक तो ये 3x3 मैट्रिक्स है और 3x3 डायगोनल मैट्रिक्स है और उसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या है 1,0,3, और ये हमेशा मेन डायगोनल वाले ही एलिमेंट्स लिखेगा, ठीक है। ऐसे मत लिख देना कि सर डायगोनल तो ये भी है ना, ऐसा 1,0,3 लिख देता है, नहीं नहीं, मेन डायगोनल 1,0,3 एंड बाकी एलिमेंट्स अपने आप जीरो, ठीक है। यस अनुष्का। कौन सा ऐप? जो मैक्सिमम वाला पॉइंट, भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, तो ये वाले डिस्टिंक्ट होंगे ना सारे, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, क्योंकि डायगोनल से नीचे तो सब जीरो ही होने हैं, तो इनको देख लिया ये कितने हैं, फर्स्ट रो में कितने हैं, ये n है, सेकंड में n-1, ऐसे करते करते लास्ट रो में n वो एक, तो इन सब का सम 1 + 2 + 3 अप टू n, और इनमें से अगर कोई भी जीरो नहीं हुआ तो एक और डिस्टिंक्ट एलिमेंट मिल जाएगा ना अपने को, कौन सा, जीरो, जो ये नीचे प्रेजेंट होगा, तो 1। यही नेम है अनुष्का। ओके, डन। देन कम्स नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स। देखो डायगोनल मैट्रिक्स क्या था कि जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स है, मेन डायगोनल एलिमेंट्स है, वो नॉन जीरो है, बाकी सब जीरो है। बट उसका भी एक स्पेशल केस कि अगर डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो तो हैं लेकिन सभी अगर सेम है, जैसे मेन डायगोनल एलिमेंट सभी अगर 2 2 2 2 2 है, या फिर 3 3 3 है, या फिर -5 -5 -5, तो उसको स्केलर मैट्रिक्स बोला जाता है। तो दिस इज अ इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, it is a diagonal matrix in which all the diagonal elements are same, in which all the main diagonal elements are same.
elements are same. And to be precise, I can say that Aij is equal to constant for all I equal to j, is equal to some constant k for all I equal to j, and Aij is equal to 0 for all I not equal to j. ठीक है? मतलब जैसे ये 2 2 2 बाकी सब 0. ओके डन. ये डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स क्या है? एक कांस्टेंट है बस. डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो सब सेम है, बाकी तो 0 ही है. ओके देन 10th 8th 9th यूनिट मैट्रिक्स. यूनिट मैट्रिक्स इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोला जाता है. इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोला जाता है यूनिट मैट्रिक्स को. सो दिस इज आल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स. दिस इज आल्सो इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स. ये भी डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक टाइप है in which all the main diagonal elements are 1. In which all the main diagonal elements are 1. इसका मतलब मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि Aij is equal to 0 for all I not equal to j and Aij is equal to 1 for all I equal to j, right? जैसे अगर एक 3x3 मैट्रिक्स है तो उस 3x3 का यूनिट मैट्रिक्स कैसा होगा? ऐसा 1 1 1, ये सब 1 बाकी 0. ठीक है. एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय in, represented by in, where n is the order of matrix. जैसे this is I3. अगर I2 लिखेंगे तो that will be 1 1 0 0 diagonal. I4 लिखेंगे तो that will be 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 and 0 0 0 1 I4. हाँ स्केलर, इसको स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं where the constant k is 1, है ना? सेम ही चीज है. Done? Sir, one. हाँ डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज ऑलवेज 1. अच्छा इसमें कुछ स्पेशल यहाँ पे आप वो भी लिखते जाओ. जैसे
लोअर ट्रायंगुलर का तो अपर ट्रायंगुलर में हाँ डायगोनल मैट्रिक्स अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालने लगे, determinant of diagonal matrix will be simply d1 into d2 into d3 and so on up to dn. तो अगर डायगोनल मैट्रिक्स है अपने पास तो उसमें क्या करना है, कुछ नहीं, बस जो डायगोनल एलिमेंट्स है उनको मल्टीप्लाई कर देना, वो डिटर्मिनेंट होगा उसका। देखो सोचो फर्स्ट रो के अलोंग अगर एक्सपैंड करोगे तो यही आएगा, है ना। सो डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट विल बी जस्ट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, तो अगर स्केलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है तो इसमें क्या आएगा, k रेस टू n, राइट, k रेस टू n। यूनिट का निकालना है तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ in, you can write that determinant of in is equal to 1, determinant of in is equal to 1, यूनिट मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट 1 आएगा। देन कब सब मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स, a matrix is said to be a, लिखो, a matrix is said to be a matrix is said to be a submatrix of another matrix if it is obtained by omitting some rows or columns from that matrix, from that matrix, from that matrix। क्या मतलब है इसका, जैसे लेट्स सपोज वी हैव a इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स लिखते हैं 1 2 3 9 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक, ये है रैंडम, ठीक, कोई भी। तो अगर मैं एक मैट्रिक्स लिखूं b, ध्यान से देखना, जैसे 4 5 6 7 8 9 10 11, तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, मेरे को b मिला बाय ओमिटिंग द फर्स्ट रो ऑफ a, बाय ओमिटिंग द फर्स्ट रो ऑफ a, फर्स्ट रो ऑफ a हटा दिया मैंने, तो आई कैन से दैट b इज सब मैट्रिक्स ऑफ a, b इज सब मैट्रिक्स ऑफ a। या फिर मैं एक मैट्रिक्स लिखूं c इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, तो आई विल से C इज सब मैट्रिक्स ऑफ ए। क्यों, क्योंकि C मुझे कैसे मिला, A का थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम हटा दिया, तो क्या मिला, A का थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम हटा दिया तो मेरे को C मिला, तो A से ही C मिला, तो C इज द सब मैट्रिक्स ऑफ ए। तो कोई भी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम हटा दें, या दो रो दो कॉलम्स भी हटा देंगे तो भी, जैसे लेट्स सपोज D is equal to, I will say D is equal to 1 3 4 6, so D is the sub matrix of it, D is sub matrix of it, सब मैट्रिक्स ऑफ ए। क्यों, क्योंकि A से अगर मैं लेट्स सपोज सेकंड कॉलम फोर्थ कॉलम एंड थर्ड रो, सेकंड कॉलम फोर्थ कॉलम एंड थर्ड रो, अगर ये रिमूव कर दूं तो मुझे D मिलेगा, है ना।
तो डी क्या है? सब मैट्रिक्स ऑफ ए। डी क्या है? सब मैट्रिक्स ऑफ ए। डन। डी इज सब मैट्रिक्स ऑफ सी ऑल्सो। हाँ, बोल सकते हैं कि डी इज सब मैट्रिक्स ऑफ सी, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओके, देन नेक्स्ट। ठीक है, तो अब हम चलते हैं ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस में। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। फर्स्ट, इक्वालिटी। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। देखो, अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो वो कब होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। एक 3x3 का मैट्रिक्स है, एक 2x3 का है, वो इक्वल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स, ऐसा समझो, मैट्रिक्स क्या होता है? एक इन्फॉर्मेशन होता है। वो इन्फॉर्मेशन हमें देता है कि भाई 2,2 पे ये एलिमेंट है, तो उसका मतलब क्या है? जैसे कि भाई स्टूडेंट बी का केमिस्ट्री में इतने मार्क्स हैं, तो वो एक इन्फॉर्मेशन देता है। तो दो मैट्रिसेस अगर इक्वल होंगे मतलब वो सेम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए, है ना? तो सेकंड रो सेकंड कॉलम में अगर एक डेटा एंटर्ड है किसी मैट्रिक्स ए में, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम में दूसरे मैट्रिक्स बी के में भी सेम डेटा एंटर होना चाहिए, है ना? सेम, एकदम एग्जैक्ट। जब सेम इंफॉर्मेशन देंगे दो मैट्रिक्स, तो हम बोलेंगे कि ये दो मैट्रिसेस इक्वल है। और ये कब होगा? पहली बात सबसे, कि वो तो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। m by n मैट्रिक्स है तो दूसरा भी m by n होना चाहिए। एंड दूसरी बात कि हर एक एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए शुड बी इक्वल टू दैट पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बी। मतलब A23 ऑफ मैट्रिक्स ए, मतलब 2,3 वाला एलिमेंट मैट्रिक्स ए का 2,3 वाला एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बी के इक्वल होना चाहिए, राइट? सो टू मैट्रिसेस ए एंड बी, टू मैट्रिसेस ए एंड बी are said to be are said to be equal are said to be equal if they are of if first they are of same order, they are of same order, and second, all the corresponding elements are equal. All the corresponding elements are equal. All the corresponding elements are equal. Or simply I can say, or simply in other words, I can say that let's suppose if A is equal to Aij, this is a matrix of order m by n, and B is equal to, let's suppose, Bij, this is of order p by q, then two things must be there. First,
So if A is equal to B, if first M is equal to P, N is equal to Q, है ना, नंबर ऑफ रोज सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स भी सेम होने चाहिए. सेकंड, ए आई जे इज, जब एम और एन सेम है, एम और पी सेम है, एन और क्यू सेम है, तो ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे फॉर ऑल आई कॉमा जे, फॉर ऑल आई कॉमा जे. ठीक है, एक एक एलिमेंट एग्जैक्ट जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए. एक भी अगर डिफरेंट हुआ तो नहीं, इक्वल नहीं हो सकते, और ऑर्डर डिफरेंट हुआ तो ऑब्वियसली सेम नहीं हो पाएंगे. ठीक है, क्लियर है, ये समझ आता है ना, लॉजिक समझ आ रहा है ना, क्यों ये हर एक एलिमेंट क्यों सेम होना चाहिए, क्योंकि मैट्रिक्स क्या एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ना. इंफॉर्मेशन तो जब तक एग्जैक्टली सेम नहीं होगी तब तक तो मैट्रिक्स कैसे सेम होंगे. डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि डिटर्मिनेंट कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता, वो तो एक वैल्यू आती है कैलकुलेट करके, एक प्रॉपर स्केलर वैल्यू आती है. मैट्रिक्स से कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आती. डिटर्मिनेंट को तो हम सॉल्व करते हैं, उसको ओपन करते हैं लॉन्ग रो और कॉलम, तो सॉल्व करके कोई एक नंबर आता है अपने पास, वो एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता. तो वहां पे ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर दो डिटर्मिनेंट इक्वल है तो हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए. इनफैक्ट ऑर्डर इक्वल हो ऐसा भी जरूरी नहीं है. एक 4x4 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो होगा वो एक 2x2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द जो भी डेटा उसमें जो एंट्रीज हैं उनके ऊपर डिपेंड करेगा. बट एग्जैक्टली सेम हो हर एक एंट्री, ऑर्डर सेम हो ऐसा जरूरी नहीं होता डिटरमिन. लेकिन मैट्रिक्स में होता, ऑर्डर सेम होना चाहिए. इनफैक्ट हर एक डेटा, हर एक एंट्री सेम होनी चाहिए, हर एक एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के सेम होना. दे आर सेम ऑर्डर, दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, एंड ऑल द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल. ठीक है, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन से समझते हैं. जैसे let's suppose it is given that x plus 3 minus 6 b minus 3 z plus 4 a minus 1 minus 21 2y minus 7 0 0. This is equal to what? 0 minus 6, 2b plus 4, 0, then minus 6, then 2b plus 4, 6 minus 3, minus 21, 3y minus 2, 3y minus 2, 2c plus 2, 0. Find a, b, c, x, y, z. बताओ, जल्दी से बता दो आंसर. हाँ हर्ष, नोट करो जल्दी, हर्ष स्क्रीनशॉट. अमान सही है, करेक्ट.
ठीक है, तो क्या करना है अपने को, एक एक एलिमेंट कंपेयर करना है। x प्लस थ्री किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल, तो x प्लस थ्री इक्वल टू 0 रखा, विल गेट x इक्वल टू माइनस थ्री। z प्लस फोर किसके इक्वल होगा, 6 के इक्वल है ना, 2,2 वाला एलिमेंट इसके 2,2 वाले एलिमेंट के इक्वल होगा, तो z प्लस फोर इक्वल टू 6, z इक्वल टू 2, एंड 2y माइनस सेवन 3y माइनस टू के इक्वल होगा, 2y माइनस सेवन 3y माइनस टू के इक्वल होगा, सो y विल बी माइनस 5, y विल बी माइनस 5। ठीक है, देन माइनस सिक्स के इक्वल, ठीक है, a माइनस वन माइनस थ्री के इक्वल, a माइनस वन इक्वल टू माइनस थ्री, तो a इक्वल टू माइनस टू, देन जीरो टू सी प्लस टू के इक्वल, तो जीरो इक्वल टू टू सी प्लस टू, so c इक्वल टू माइनस वन, c इक्वल टू माइनस वन, देन b माइनस थ्री टू बी प्लस फोर के इक्वल, b माइनस थ्री टू बी प्लस फोर, so b इक्वल टू व्हाट, माइनस सेवन, देन माइनस ट्वेंटी वन के इक्वल, जीरो जीरो के इक्वल। ठीक है, ठीक है डन। अच्छा, ये टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है ना, एक छोटा सा और लिख लेना कहीं पे, 11th लिख लो, कंपेरेबल मैट्रिसेस, कुछ नहीं है, एक लाइन लिखनी है बस, कंपेरेबल मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी कंपेरेबल, टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी कंपेरेबल, आर सेड टू बी comparable if their order is same, बस यही है और कुछ नहीं। ठीक है, if their order is same, मतलब एक m by n का है तो दूसरा भी m by n का ही होना चाहिए, ऑर्डर सेम है तो तब बोलेंगे दो मैट्रिसेस को कंपेरेबल, if their order is same। ठीक है डन। ठीक है, ऑपरेशंस कर रहे थे तो फर्स्ट वन वाज इक्वालिटी, देन सेकंड वन इज एडिशन, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सो इसमें पहला पॉइंट लिखो कि पॉसिबल ओनली व्हेन द मैट्रिसेस आर कंपेरेबल, व्हेन द मैट्रिसेस आर कंपेरेबल मतलब ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम है मतलब m by n, एक m by n का है तो दूसरा भी m by n का है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों सेम है। ठीक है, पॉसिबल ओनली व्हेन द मैट्रिसेस आर कंपेरेबल, दो मैट्रिसेस को ऐड तभी कर पाएंगे। दूसरा, एडिशन टेक्स प्लेस एंट्री बाय एंट्री, एडिशन इज परफॉर्म्ड एंट्री बाय एंट्री, एडिशन इज परफॉर्म्ड एंट्री बाय एंट्री, मतलब एक एक एलिमेंट को ऐड करना है। अगर आपको डिटर्मिनेंट में याद हो, जब दो डिटर्मिनेंट्स को हम ऐड करते थे तो उसमें क्या करते थे कि दो रो तो, या फिर दो कॉलम, अगर 3 by 3 की मैं बात करूं तो दो रो या दो कॉलम सेम होने चाहिए, तो हम थर्ड रो या थर्ड कॉलम को ऐड कर देंगे, है ना। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तो कोई भी रैंडम दो मैट्रिसेस हैं, बस हाँ कंपेरेबल होने चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो उस केस में हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते चले जाएंगे। जैसे अगर मैं इसका शॉर्ट फॉर्म ऐसा लिखूं तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि इफ लेट्स सपोज a इज इक्वल टू a i j m by n, b is equal to b i j, this is m by n, so a plus b will be equal to a i j plus b i j, हर एक एलिमेंट ऐड हो गया m by n सेम। जैसे if let's suppose a is a11, a12, a13, a21,
sorry, A14 and so on up to A1n. So A plus B, A21, A22, and so on A2n, AM1, AM2, and so on AMN. Plus this is A and B क्या है? B11, B12, and so on B1n. Then B21, B22, and so on B2n, and so on up to Bn1, Bn2, and so on Bn नहीं M होगा ना, M by N, M1, M2, and so on Bmn. So this will be what? Simply हर एक एंट्री को ऐड कर दो. 11 वाले को A11 plus B11, then A12 plus B12, A13 plus B13, and so on up to A1n plus B1n. हर एक एंट्री को ऐड कर देना सिंपली. हाँ, A21 plus B21, A22 plus B22, and so on A2n plus B2n, and so on up to AM1 plus BM1, AM2 plus BM2, and so on AMN plus BMN. तो मैट्रिक्स में हर एक एंट्री को ऐड कर देना. डिटर्मिनेंट जैसा नहीं है यहाँ, ठीक, डिटर्मिनेंट जैसा नहीं है, तो सेम ऑर्डर होना चाहिए पहली बात. तो अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो ऐड भी नहीं कर सकते. ठीक है, लिख लो जल्दी से. डन. ठीक है, ओके. देन प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन. First, matrix addition is commutative. Matrix addition is commutative. Commutative बोले तो that is a plus b is equal to b plus a. ये तो खैर बहुत ही ऑब्वियस सा है कि अगर आप यहाँ पे देखो कि मैट्रिक्स एडिशन में हो क्या रहा है कि हम हर एक एलिमेंट्स को ऐड कर दे रहे हैं, हर एक एलिमेंट को ऐड कर देते हैं ना. A11 B11 A12 B12, तो मैं इसको A11 प्लस अब B प्लस ए करूंगा तो क्या आएगा, हर एक एलिमेंट में B11 प्लस A11, B12 प्लस A12 ये आएगा. और नॉर्मल नंबर का एडिशन कम्यूटेटिव है, मैट्रिक्स एडिशन भी कम्यूटेटिव होगा. ठीक, ऑब्वियस है. क्योंकि अगर मैं A प्लस बी लिखने चलूं तो दैट विल बी लाइक AIJ प्लस BIJ M by N, एंड B प्लस ए लिखने चलूं तो दैट विल बी BIJ प्लस AIJ M by N, एंड ऑब्वियसली ये दोनों इक्वल है ना. A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस, यहाँ से बोल सकते हैं. बाकी मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव. A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी, वो कुछ भी करो वो सब चलेगा, एडिशन में सब चलेगा. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है मैट्रिक्स.
Then third, existence of additive identity. Additive identity क्या होता? Additive identity. Additive identity क्या होता? In general, additive identity क्या होता? Matrix की नहीं पूछ रहा मैं, in general पूछ रहा हूँ. Additive identity. एक एडिटिव आइडेंटिटी मतलब एक ऐसा नंबर जो हम किसी में ऐड करें तो उससे आंसर चेंज ना हो. मतलब जैसे 3+0 नंबर्स के लिए 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी. नंबर्स के लिए 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी. नॉर्मल रियल नंबर्स, नॉर्मल अपने नंबर्स के लिए 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी. मैट्रिक्स के लिए भी 0 मैट्रिक्स इज द एडिटिव आइडेंटिटी. सो 0 मैट्रिक्स additive identity for matrices. Additive identity for matrices. Why? Because obviously a plus 0 मतलब o is equal to a only, right? तो 0 matrix additive identity होगा. Then existence of additive inverse. Additive inverse क्या होता? Additive inverse क्या होता? जिसको ऐड करें. एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव नहीं. एडिटिव इनवर्स मतलब जिसको ऐड करें और जिसको ऐड करें और रिजल्ट 0 आ जाए तो एडिटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू माइनस ए. भाई ए में अगर माइनस ए ऐड करूंगा तो मेरे को 0 मैट्रिक्स मिल जाएगा. यस, गेटिंग. सिंपल है ना. मतलब एडिटिव इनवर्स का मतलब एक ऐसा नंबर, जैसे अब नंबर्स की बात करें तो 3 में -3 ऐड करूंगा 0 आएगा, है ना. तो एडिटिव इनवर्स मतलब एक ऐसी चीज जिसको ऐड की जाए तो फाइनल रिजल्ट 0 आए. तो इस केस में फाइनल रिजल्ट क्या है? 0 मैट्रिक्स आए. 0 मैट्रिक्स आए. ठीक है. तो हर एक एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई कर दें. हर एक एलिमेंट में. ठीक है, फाइन. फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस. अगर फोर्थ समझ नहीं आया भाई. ए को अगर 3 का, नंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ, मैट्रिक्स पे नहीं. 3 का एडिटिव इनवर्स -3. क्यों? क्योंकि इसको ऐड करूंगा तो 0 आएगा. तो मैट्रिक्स केस में एडिटिव इनवर्स -a मैट्रिक्स, क्योंकि ऐड करेंगे तो 0 मैट्रिक्स आएगा. 0 आएगा ना. क्योंकि -a मैट्रिक्स में क्या होगा? हर एक एलिमेंट में ए के हर एक एलिमेंट में -1 से मल्टीप्लाइड होगा. जैसे ही वो मैं ऐड करूंगा तो हर एक एलिमेंट अपने ही नेगेटिव से मल्टीप्लाई वो ऐड होने लगेगा तो 0 मैट्रिक्स आ जाएगा. एडिटिव इनवर्स मतलब ऐड, एक ऐसी चीज जिसको ऐड की करें और फाइनल रिजल्ट 0 आ जाए. मैट्रिक्स के केस में फाइनल रिजल्ट क्या आ जाए? 0 मैट्रिक्स आ जाए. ठीक है. ठीक है. फिर उसके बाद देखो, अब एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ रहे थे. तो एडिशन के बाद नेक्स्ट ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन नहीं कर रहे. सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं है. सब्ट्रैक्शन और एडिशन सेम ही चीज होती है ना. सब्ट्रैक्शन और एडिशन सेम ही चीज होती है. 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करना मतलब 4 में -3 ऐड करना. बात तो वही है. तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन में कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही चीज है. तो जो जो प्रॉपर्टीज एडिशन की है वो सब सब्ट्रैक्शन में लग जाएंगे. ठीक है. देन विल कम टू द थर्ड, दैट इज
Scalar multiplication, third operation, scalar multiplication. देखो डिटर्मिनेंट में, अगर किसी डिटर्मिनेंट में मैं, अच्छा ये नोट नहीं हुआ क्या, कर लो, नोट कर लो। डन ना, डन। ये समान सही है, आएंगे उस पे भी। ओके, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, डिटर्मिनेंट में अगर मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होता था, जैसे लेट्स सपोज डिटर्मिनेंट में मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया इसको, तो क्या होगा इसमें। अब जब 3 डिटर्मिनेंट के अंदर जाएगा तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। याद है, याद है क्या, है ना। बट मल्टीप्लिक ये मैट्रिक्स के केस में क्या होगा कि हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। जैसे लेट्स सपोज ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, हाँ, तो लैम्डा ए विल बी इक्वल टू व्हाट, लैम्डा टाइम्स ए आई जे एम क्रॉस एन। एंड जैसे ही ये इसको मैट्रिक्स के अंदर लेकर के जाएंगे, इट विल बी लैम्डा टाइम्स ए आई जे एम बाय एन, मतलब हर एक एलिमेंट में हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे। So the scalar is multiplied, the scalar gets multiplied when a matrix is multiplied by, when a scalar is multiplied to a matrix, is multiplied to a matrix, then each and every element of the matrix gets multiplied by that scalar. Each and every element of the matrix gets multiplied by that scalar. Multiplied by that स्केलर। डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं था, वहां तो एक एक रो या एक एक कॉलम में, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई करना होता था, पर मैट्रिक्स में पूरा सबसे मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे लेट्स सपोज ए इज इक्वल टू दिस, ए इज इक्वल टू A11, A12, A13 एंड सो ऑन अप टू A1n, A21, A22 एंड A2n एंड सो ऑन, ऐसा चलता जाएगा, AM1, AM2 एंड सो ऑन अप टू AMN। दिस इज ए, देन लैम्डा ए विल बी लैम्डा ए, तो क्या होगा मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट से लैम्डा मल्टीप्लाई हो जाए, लैम्डा A11, लैम्डा A12 एंड सो ऑन, लैम्डा A1n, lambda a21, lambda a22 and so on, lambda a2n and so on up to lambda am1, lambda am2 and so on up to lambda amn. हर एक एलिमेंट से स्केलर विल बी मल्टीप्लाइड।
ठीक है, डन। ओके, देन नेक्स्ट, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज स्केलर मल्टीप्लिकेशन की जल्दी से लिख लेते हैं। ऐसा कुछ खास तो नहीं है, बट एक बार लिख लेते हैं जल्दी से। देखो, लैम्डा इंटू ए विल बी इक्वल टू ए इंटू लैम्डा। मतलब स्केलर पोस्ट मल्टीप्लाई करो या प्री प्री मल्टीप्लिकेशन एंड पोस्ट मल्टीप्लिकेशन दोनों सेम होगा स्केलर का मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, एंड देन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इंटू ए। तो इसको ब्रैकेट को ओपन करके हम सिंपली ऐसा भी लिख सकते हैं, पूरा लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 को मल्टीप्लाई करो या फिर इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करके एंड देन ऐड कर दो, एंड लैम्डा इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ भी ब्रैकेट ओपन हो करके ऐसा किया जा सकता। पहले लैम्डा को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करो देन ऐड करो, या फिर पहले दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके देन लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, वन एंड द सेम थिंग। देन लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इंटू ए, वो सेम ही चीज है, लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 पहले एंड देन ए। आप समझ पा रहे होंगे, बहुत ही बेसिक है, इसमें कुछ है नहीं। देन ए इंटू लैम्डा बी, दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा ए इंटू बी और लैम्डा इंटू ए बी। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके लैम्डा से मल्टीप्लाई करो, या लैम्डा को किसी भी एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके देन फाइनली मैट्रिक्स जो बचे उनसे मल्टीप्लाई करो, एक ही बात। डन। हाँ, वी कैन राइट दिस एज वेल, ऑल्दो ये मैं बाद में लिखता, पर ठीक है चलो लिख लेते हैं अभी। जैसे लेट्स सपोज वी हैव if let's suppose A is a matrix of order n cross n, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, then determinant of lambda A will be equal to what? This will be lambda raised to n determinant of A, lambda raised to n determinant of A. Why? Determinant of lambda A is equal to lambda raised to n determinant of A. क्यों ऐसा, क्यों? बिल्कुल सही, ईच रो एंड ईच कॉलम विल बी मल्टीप्लाइड ना, एवरी एलिमेंट। यहाँ पे जब मैंने लैम्डा को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे देखो लैम्डा ए, ये है लैम्डा ए मेरा, ये लैम्डा ए क्या है, एक मैट्रिक्स है। अब जब मैं इसका डिटर्मिनेंट लूंगा, जैसे लेट्स सपोज मैं इसका डिटर्मिनेंट अब लेने लग जाऊं ना, इसकी जगह मैं ऐसा लिख दूं। अब जब मैं डिटर्मिनेंट लूंगा तो होगा क्या,
अच्छा डिटर्मिनेंट ए ये है, राइट। तो लैम्डा ए का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, ये लैम्डा हर एक रो से मल्टीप्लाइड, तो मैं इस रो से लैम्डा निकालूंगा बाहर तो एक लैम्डा आएगा, फिर दूसरी रो से निकालूंगा दूसरा लैम्डा आएगा, फिर इससे निकालूंगा फिर nth लैम्डा आएगा, तो लैम्डा रेस टू एन आ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट, लैम्डा रेस टू एन आ जाएगा एंड बचेगा क्या, ये पूरा a11 a12 एंड सो ऑन अप टू a1n, ऐसे an1 an1 an2 है ना। ये तो चलो खैर अपना m/n है, m क्रॉस n नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ये हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि अपना डिटर्मिनेंट तो खैर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड है, बट आई होप आपको समझ आया होगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। गेटिंग, लैम्डा हर एक रो में मल्टीप्लाई होगा ना, जब हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे, इनफैक्ट हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, तो जब मैं उसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो वो हर एक रो से बाहर आएगा, तो फर्स्ट रो से, सेकंड रो से, थर्ड रो से एंड लैम्डा रेस टू, लिख देता हूँ देखो, जैसे लेट्स सपोज वी हैव ए डिटर्मिनेंट अ मैट्रिक्स ए a11 a12 and so on up to a1n, a21 a22 and so on up to a2n and so on an1 an2 and so on up to ann, this is matrix A। अब इसका डिटर्मिनेंट ए की बात करूं तो वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए होगा, बस इसका डिटर्मिनेंट ले लेना अपने को, यही सब एंट्रीज के साथ में डिटर्मिनेंट ले लेंगे, तो ये अपने को डिटर्मिनेंट ए मिलेगा। वहीं अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा ए अगर लिखूं तो लैम्डा ए क्या आएगा, हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाइड है, लैम्डा ए एन एन, तो डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा ए क्या आएगा, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है बस, लैम्डा ए 11 लैम्डा ए 22 सोन लैम्डा ए 1n एंड सोन लैम्डा ए n1 लैम्डा ए n2 लैम्डा ए nn। अब लैम्डा जब मैं बाहर निकालूंगा डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से, तो एक लैम्डा यहाँ से निकलेगा, एक दूसरी रो से, ऐसे करते करते nth रो से, तो लैम्डा रेस टू एन आ जाएगा एंड डिटर्मिनेंट में क्या बचेगा, a11 a12 एंड सो ऑन a1n एंड ऐसे ही an1 an2 एंड सो ऑन ann। So this is what lambda raised to n into this is what determinant है, right? Determinant है, नहीं रेस टू m नहीं, एक्चुअली डिटर्मिनेंट आ गया ना ईशान यहाँ पे, डिटर्मिनेंट तो होगा ही स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, तो m और n का प्रॉब्लम ही नहीं, n क्रॉस n मैट्रिक्स है ये। ठीक है डन। गेटिंग,
अरे नहीं हुआ क्या सपना? हो गया, हो गया। चलो एक क्वेश्चन लिखो जल्दी से, छोटा सा एक सवाल। Find the value of x and y. Find the value of x and y if x into matrix x नहीं 2 into matrix x 5 7 y minus 3 plus matrix 3 minus 4 1 2 is equal to 7 6 15 14 7 6 15 14 x y का वैल्यू निकालना जल्दी। नहीं सर्वेश, हाँ जी, x का वैल्यू 2 y का 9। देखो होगा क्या कि ये 2 सबसे मल्टीप्लाई होगा, जैसे ये 2 इसके अंदर जाएगा मैट्रिक्स के, तो इट विल बी मल्टीप्लाइड टू ईच एंड एवरी एलिमेंट, तो ये 2x आ जाएगा एंड ये 3 ऐड हो जाएगा, देन ये 2 into 5 10 minus 4 6 then 2 into 7 14 plus 1 15 2 into y minus 3 that is 2y minus 6 plus 2 that is 2y minus 1. This is equal to 7 16 15 14 और 7 6 15 14। तो यहाँ पे देखो 2x plus 3 इसके इक्वल 7 के, तो यहाँ से x आ गया क्या 2 2y minus 4 इसके इक्वल 14 के, तो y आ गया नहीं। बाकी एक बार कंफर्म करने के लिए ये जरूर चेक कर लेना कि भाई ये देखो सेम ही दिए ना एलिमेंट, हाँ सेम ही दिए। अगर गलती से मान लो यहाँ पे 6 की जगह 7 दिया होता तो आंसर क्या बोलते? नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन है ना भाई, हर एक एलिमेंट सेम होना चाहिए ना। अब एक्स और वाई कुछ भी होता रहे, ये इक्वेशन होल्ड ही नहीं करेगी, तो बोलते हैं नो सॉल्यूशन। गलती से अगर मान लो यहाँ पे 6 की जगह 7 दिया होता तो एक्स और वाई कुछ भी होता रहे, ये पॉसिबल ही नहीं है, तो वी विल से नो सॉल्यूशन। बट ठीक है, चलो यहाँ 7 नहीं है, तो एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर करना है, बाकी एलिमेंट्स को भी देख लेना है, हाँ ठीक आ रहे हैं कि नहीं। कई बार क्या होगा, जैसे यहाँ पे 6 की जगह ऐसा दिया होता, लेट्स सपोज 6 की जगह यहाँ पे दिया होता 2x plus 3 दिया होता, मेरा तो यहाँ इनको कम नहीं, 2x plus 3 की जगह, या फिर ऐसा समझो और कुछ 2x plus 3 नहीं 6 है ना, यहाँ पे अपना 6 की जगह दिया होता x plus 5, ठीक है। अब यहाँ इनको सॉल्व करके मेरा x आया 2, तो x को यहाँ 2 रख के देखूं तो मुझे 7 मिलेगा, बट 7 तो यहाँ पे 7 तो ये इन दोनों के सम के इक्वल ही नहीं है, तो हम क्या बोलते? तो नो सॉल्यूशन, ठीक है। गेटिंग, समझ आ रही हो? तो एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर करना है बाकी एलिमेंट्स को देख करके।
सिर्फ एक एलिमेंट या उससे करके हम कंपेयर करके आंसर नहीं बताएंगे, बाकियों को भी चेक करके क्रॉस वेरीफाई करेंगे और तभी फाइनल आंसर होगा। ठीक, ओके। नहीं सर्वेश, वो नहीं कर सकते। मैट्रिसेस में R1 गोज टू R1 माइनस R2, ये सब जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये नहीं कर सकते हम। ठीक है, अलग ही हो गया ना, क्योंकि वो तो क्या है, डेटा है, इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, इंफॉर्मेशन ही आप चेंज कर रहे हो। ओके, देन विल मूव टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। देखो डिटर्मिनेंट मल्टीप्लिकेशन याद है, उसमें क्या करते थे, रो बाय कॉलम, कॉलम बाय रो, रो बाय रो, कॉलम बाय कॉलम, कुछ भी करो सब चलता था, है ना, सब चलता था। लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, ओनली रो बाय कॉलम, ओनली रो बाय कॉलम। जैसे लेट्स सपोज वी हैव, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे लेट्स सपोज एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे मैं मान लो मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ A11 A12 A21 A22 A31 A32, एंड मैट्रिक्स है B11 B12 B21 B22। तो अगर मुझे A इंटू बी करना, A इंटू बी, तो क्या आएगा, सो इट विल बी A11 इन A12 A21 A22 A31 A32 into B11 B12 B21 B22। तो रो into कॉलम, रो कॉलम, so it will be A11 B11 plus A12 B21, then इसका रो and इसका सेकंड कॉलम, so A11 B12 plus A12 B22, then इसका सेकंड रो, इसका फर्स्ट कॉलम A21 B11 plus A22 B21, then इसका सेकंड रो एंड इसका सेकंड कॉलम A21 B12 plus A21 B22, एंड फिर इसका थर्ड रो, इसका फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम एक एक करके A31 B11 plus A32 B21 A31 B12 plus A32 B22। ठीक है, तो रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम मल्टीप्लीकेशन अलाउड है, ओनली रो बाय कॉलम। एंड यहाँ पे सिंस आप देख सकते हो कि रो बाय कॉलम मल्टीप्लीकेशन अलाउड है, तो क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि इसकी जितनी रोज होंगी, नहीं सॉरी उल्टा, जैसे इसके रो अगर मान लो ऐसा होता, यहाँ पे लेट्स सपोज में ए मेरा ए होता A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये A होता, और B तो ये है ही, तो A इंटू बी मेरा क्या आता, A इंटू बी इज इक्वल टू दिस इंटू B11 B12 B21 B22। ठीक है, अब जब मैं इसका रो इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, देखो A11 मल्टीप्लाई हो जाएगा B11 से, A12 हो जाएगा B21 से, A13 किससे होगा, उसके लिए तो कोई है ही नहीं, ये रह गया है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, वो इसके नंबर ऑफ रोज के जब तक इक्वल नहीं होगा, वो मल्टीप्लीकेशन भी नहीं हो पाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो A इंटू बी में A के जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, उतने ही B के नंबर ऑफ रोज होने चाहिए, तभी वी विल मल्टीप्लाई देम, अदरवाइज वी वोंट बी एबल टू डू दैट। क्योंकि ये A13 इसका रह गया, आप देखो ना, इसकी जो कॉलम्स है वो 3 हैं, इसके रोज 2 हैं, तो इसका ये जो इससे मल्टीप्लाई होना था वो तो है ही नहीं ना। सो फॉर A इंटू बी, नंबर ऑफ rows, number of columns of A should be equal to number of rows of B। तो अगर हम जैसे लेट्स सपोज A है, if let's suppose A is Aij
M cross N and B is Bij P cross Q, then this N and P should be same. N is equal to P for AB to exist. इसके कॉलम और दूसरे वाले के रो, पहले के कॉलम एंड दूसरे वाले के रो नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन वोंट एग्जिस्ट. ठीक है. एंड अपने पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा, फाइनल जो रिजल्ट आएगा ए बी वो एक मैट्रिक्स होगा, लेट्स सपोज सी आई जे, एंड उसका ऑर्डर क्या होगा, दैट विल बी m by q. m by q देखो ध्यान से, m by q आ रहा है क्या? ये क्या था, 3 क्रॉस 2, ये था 2 क्रॉस 2, ये दोनों सेम है, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2. गेटिंग? तो अगर जैसे आप एक मैट्रिक्स है A 5 क्रॉस 3 और एक मैट्रिक्स इसको B से मल्टीप्लाई करते हो, तो यहाँ का ये 3 क्रॉस समथिंग होना चाहिए ना, ये दोनों सेम होना चाहिए. तो ये अगर है लेट्स सपोज 3 क्रॉस 7, ये सेम होना चाहिए. तो जो AB मैट्रिक्स आएगा दैट विल बी 5 क्रॉस 7, 5 क्रॉस 7. क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है ऐसा, हो क्यों रहा है? ये तो रीजन समझ आया भाई, 3 और 3 ये इक्वल क्यों होना चाहिए. दूसरा, इसका 5 क्रॉस 7 क्यों आएगा? AB के रोज इसके रोज के इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ना, ऑब्जर्व करो थोड़ा सा, ऑब्जर्व करो, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो मिलेगा, इसको इससे फिर ऐसे इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड रो मिलेगा. तो जितने ए के पास रोज हैं उतने ही ए बी के रोज आते जाएंगे. बोलो सही है क्या? हाँ. और अगर मैं अब देखो, इसकी फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे फर्स्ट कॉलम मिलेगा, इसके सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेकंड कॉलम मिलेगा, और अगर मान लो थर्ड कॉलम भी होता तो हमें प्रोडक्ट का थर्ड कॉलम मिलता. तो जितने कॉलम्स हैं इसमें उतने ही कॉलम्स हमारे प्रोडक्ट में आएंगे इनटू बी में. गेटिंग? तो बस ये सिंपल सा रीजन है कि यहाँ पे ये 5 क्रॉस 7 आ रहा है. अब अगर मान लो एक और एग्जांपल छोटा सा जल्दी से, लेट्स सपोज A is 2 क्रॉस 3, सो B है, B को 3 क्रॉस लेट्स सपोज 1 है, तो A इंटू बी क्या होगा? अच्छा, पहली बात तो ये फीजिबल है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, हाँ है. तो ए बी क्यों? क्योंकि 3 और 3 सेम. तो ए बी क्या होगा? 2 क्रॉस 1, राइट? ए बी एक मैट्रिक्स होगा, उसका ऑर्डर 2 by 1. लिख लो, जल्दी से लिख लो. बाकी तो और कुछ इसमें है नहीं, रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन करना है, बस ये याद रखो. और ये याद रखना कि ये दोनों सेम एंड फाइनल मैट्रिक्स का ऑर्डर ये 5 क्रॉस 7. ठीक. अगर ये दोनों सेम नहीं है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता, उन दोनों मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. अगर भाई सेम नहीं होगा तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे, जैसे ये रहा, ये किया यहाँ पे, अगर ये सेम नहीं होगा इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रोज से, तो जब इसको मल्टीप्लाई करना होगा, A11 इससे हो जाएगा, A12 इससे हो जाएगा, A13 इससे होगा, है ही नहीं ना. तो इसके जितने कॉलम्स हैं उतने इसके रोज होने चाहिए ना. ठीक है.
डन। लिख लिया सबने? ओके ओके देन, सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में इसको। आप लोग एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कर लो रिलेटेड टू डिटर्मिनेंट। एक तो डिटर्मिनेंट से रिलेटेड जो है वो तो सारे कर ही लो एक बैक एक्सरसाइज के, प्लस इसमें हम एक सेकेंड ना, I'll just open that determinant matrices. इन चैप्टर एक्सरसाइज 4 में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सारे, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 1 to 5 और 11 to 13 ये कर लो, ठीक है, इन चैप्टर एक्सरसाइज 4 में। और इस वीक क्लास है क्या और अपनी? और क्लास नहीं है तो एक्सरसाइज 1A में आ जाओ। एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 1 to 19 क्वेश्चन नंबर 25 to 30 क्वेश्चन 32 to 41 क्वेश्चन 44 to 46 एंड ठीक है, ये सब कर लो बिफोर नेक्स्ट क्लास। ठीक है।
ओके देन बाय। नेक्स्ट क्लास में डाउट्स लेते हैं इसमें जो भी होंगे आप। ओके देन बाय, हैव अ गुड डे।